हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा में। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं चुंबकत्व के बारे में। चुंबकत्व क्या होती है? ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है चैप्टर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो इसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे लास्ट तक और इसमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्राकृतिक में जितनी भी चुंबकें पाई जाती हैं, क्या आपको पता है वो क्या होती हैं? किस तरह से उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से वो अपने आप को चुंबक में ढालती हैं, क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है जिसकी वजह से चुंबकें बनती हैं। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। वो जितनी भी चुंबकें बनी हुई होती हैं नेचुरल, वो सारी की सारी आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन के ऑक्साइड मतलब लोहे का ऑक्साइड होता है। लोहे के ऑक्साइड किसे बोलते हैं? जब लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तो उसको बोलते हैं लोहे का ऑक्साइड। तो ये आयरन का ऑक्साइड है। तो जितनी भी प्राकृतिक चुंबकें होती हैं सारी की सारी आयरन के ऑक्साइड से ही बनी हुई होती हैं। और जितनी भी कृत्रिम चुंबकें बनी हुई होती हैं, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल चुंबक जितनी भी बनी हुई होती हैं वो होती हैं इस्पात की और अलग अलग मटेरियल की होती हैं। कोबाल्ट की भी होती है, निकिल की भी होती है। लेकिन जितनी भी प्राकृतिक चुंबकें होती हैं वो आयरन का ऑक्साइड ही होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा भी चुंबकों को बनाया जा सकता है। अब एक बात और, जितनी भी प्राकृतिक चुंबकें होती हैं इनका कोई अपना पर्टिकुलर शेप नहीं होता, क्योंकि ये प्राकृतिक द्वारा बनी हुई होती हैं। तो इनका अपना कोई आकार, निश्चित आकार या फिर किसी भी तरह की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। किसी भी आकार की हो सकती है। लेकिन जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के लिए हम उनको अपने हिसाब से, अपनी ही नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप में बना सकते हैं। अब क्या होता है, जितनी भी मैग्नेट्स होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचती हैं। मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचती हैं। तो जिस प्रॉपर्टी से वो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचती हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म या फिर चुंबकत्व। तो इस चीज का आपको पता चल गया है कि मैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, चुंबकत्व किसको बोलते हैं। तो जितनी भी चुंबकें होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचती हैं। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? तो दूसरी भाषा में कहें कि मैग्नेटिक मटेरियल्स उन मटेरियल्स को कहा जाता है जिसको चुंबक खींच लेती है। जैसे कि लोहा हो गया। लोहा देखो चुंबक की तरफ को बहुत तेजी से खींचता हुआ चला जाता है। तो लोहा जो हो गया वो चुंबक के लिए एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं मैग्नेट का एक डायग्राम बनाऊं, एक रफ डायग्राम बना लेता हूं और इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाकर खत्म होती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाकर खत्म होती हैं। इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है। नॉर्थ पोल से निकली और साउथ पोल पे जाकर खत्म हो गई। सॉरी, ये उल्टा बन गया। इस तरह से नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर जाकर ये खत्म हो जाती हैं। दोस्तों क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये बहुत पास पास होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और जो ये वाला हिस्सा यहाँ पर दूर दूर होती हैं और थोड़ी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। इसी वजह से इस एरियो पर मतलब सिरों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। अगर आप किसी भी मैग्नेट को रखोगे तो मैग्नेट के सिरों पर सबसे ज्यादा लोहा चिपक जाएगा। अगर लोहे के अंदर रखोगे तो सिरों पर चिपकेगा सबसे ज्यादा, बीच में बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अगर एक मैग्नेट है तो बीच में उसका बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वहां पर मैग्नेटिज्म नहीं होता है, चुंबक के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। ठीक है। अब ये नॉर्थ और साउथ, ये दो पोल्स होते हैं, इनको ध्रुव कहते हैं, मतलब पोल, जहां पर मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अगर मैं मैग्नेट को देखो, अब मैग्नेट का नाम ले रहे थे हम, अब बात करने वाले हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है अपना कुछ, हमारी अर्थ है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ऐसे ही हम जो अलग से मैग्नेट ले रहे हैं, जैसे कि अगर निकिल की मैग्नेट ले ली मैंने या फिर स्टील की मैग्नेट ले ली या परमानेंट मैग्नेट ले ली, कोई सी भी, तो वो एक मैग्नेट अलग है और एक अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी भी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, फ्रीली लटका दूं, तो क्या होता है, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, अर्थ का मैं बना देता हूं आपको कुछ इस तरह से। अगर मेरे पास ये अर्थ है और अर्थ का ये नॉर्थ पोल ये रहा और साउथ पोल ये रहा, तो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ को
मैग्नेट का जो मैंने लटकाई है मैग्नेट का जो है वो साउथ पोल जाएगा। इस तरह से बना देता हूं मैग्नेट, तो मैग्नेट का जाएगा यहाँ साउथ पोल, और जो साउथ पोल है अर्थ का खुद का, यहाँ पर होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये है जो मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल से निकलता है और नॉर्थ पोल पे जाकर खत्म होता है, मतलब उल्टा होता है, मैग्नेट का बिल्कुल उल्टा होता है। मैग्नेट का निकलता है नॉर्थ से, मैग्नेट का निकलता है नॉर्थ से और साउथ पर खत्म होता है, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से निकलता है और नॉर्थ पर जाकर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जो अर्थ का नॉर्थ है वो मैग्नेट के साउथ की तरफ को होता है, मैग्नेट के साउथ की तरफ को होता है, और जो अर्थ का साउथ है वो मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ को होता है। ये आपको बस इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो यही लिखा हुआ, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहराता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो उत्तर की ओर ठहरा है ध्रुव उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, मतलब ये उत्तरी ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल, तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल, तो साउथ पोल ये हो गया साउथ पोल। यहाँ तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होगी यार कि यहाँ पर हम अर्थ की बात कर रहे हैं और एक मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ को होगा, मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ को होगा। इस तरह की कुछ बात यहाँ समझ में आ रही है ऊपर वाई लाइंस में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अर्थ होती है, अर्थ का नॉर्थ पोल जो है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ को मैग्नेट का साउथ पोल रहता है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ को अर्थ का साउथ पोल रहता है। जब आप लटकाते हैं, फ्रीली लटकाते हैं, तो कुछ इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती है। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं जैसे मैंने यहाँ बताया, और साउथ पोल पर खत्म होती हैं, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा होता है, साउथ पोल से निकलती हैं और नॉर्थ पोल पर जाकर खत्म होती हैं। तो जो अर्थ की तरफ को, मतलब जो इस डायरेक्शन में मैग्नेट का इस डायरेक्शन में जो पोल आया है, इस डायरेक्शन में जो पोल आया है, तो वो तो रियल में साउथ पोल है। देखो साउथ पोल है, लेकिन अर्थ का तो नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, और अर्थ के साउथ पोल की तरफ को मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। ये आपको याद रखना है। मैं आगे आपको डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाने वाला हूँ। आगे देखते हैं, चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये भी सिंपल है। चुंबकीय अक्ष क्योंकि अगर मेरे पास ये मैग्नेट है, इसका एक पोल ये है नॉर्थ पोल और एक ये फोर्थ ये है साउथ पोल, तो जो इसकी एक्सिस होगी बिल्कुल इसके मिड में से निकलती हुई जाएगी, तो इस एक्सिस को बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस। आगे क्या है दोस्तों, अगर समान पोल्स के अगर मेरे पास एक मैग्नेट और है, उसका भी मैं अगर एन एस इधर को ले आता हूं, अगर एन एन एक तरफ को होंगे और एस एस अपोजिट होंगे, देखो अगर एक ही तरफ को एन एन होंगे तो ये कभी चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को धक्का देंगे। आपने इस तरह का बचपन में या अभी भी आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे कि अगर एक ही सिरों को चिपकाना चाहूं तो चिपकती नहीं है मैग्नेट जो है वो चिपकती नहीं है। और अगर यहाँ इस तरह की एक मैग्नेट और ले आऊं जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो देखो ये दोनों पोल जो हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए, ये आपस में चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल। और सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा धक्का देते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। अब क्या है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन, जो नर्म लोहा होता है, अगर उसको आप चुंबक के ऊपर रगड़ोगे बहुत देर तक, चुंबक के ऊपर रगड़ोगे और उस लोहे को फिर हटा दो दूर को, उस लोहे को जो आपने रगड़ा उसको हटा दो। अब उस रगड़े हुए लोहे पर अगर कोई भी आप आयरन की चीज लेकर जाओगे तो वो उसको चिपका लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रगड़ने से उसके खुद के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया, हल्की फुल्की ये भी एक मैग्नेट का काम करना शुरू कर देगी। तो ये किस फिनोमेना के थ्रू हुआ, ये हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। उसको बोलते हैं चुंबकत्व हो जाता है चुंबकीय प्रेरण के कारण, मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से उसके अंदर चुंबकत्व आ गया। ऐसा कौन करता है, जो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं, जो नट बोल्ट खींचते हैं, इलेक्ट्रिशियंस जो अपने नट बोल्ट जो होते हैं छोटे छोटे, उनको खींचने के लिए हल्का फुल्का मैग्नेटिक, जो उनके स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको मैग्नेट के पास रखते हैं, ताकि जो उनके पास छोटे छोटे स्क्रू हो उनको टाइट करने के लिए, स्क्रू चिपक जाते हैं ना,
आपने देखा होगा स्क्रू बहुत ऐसे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं जिन पर चिपक जाते हैं और उनको बहुत आसानी होती है उसको कसने के लिए, तो वो यही फिनोमेना यूज करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन का। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पहला चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं किसको बोलते हैं। तो दोस्तों चुंबक, अगर मेरे पास इस तरह की कोई चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल ये और साउथ पोल ये, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरी चुंबक या तो अट्रैक्ट होगी या रिपल्सन का फील करेगी, या तो अट्रैक्ट होगी या फिर रिपल्सन को फील करेगी, तो इस फील्ड को बोलते हैं इस चुंबक के लिए इसका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक बार और समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट का वो फील्ड होता है जहां पर दूसरी मैग्नेट या तो अट्रैक्शन फील करती है या फिर रिपल्शन फील करती है, तो वो इस वाली मैग्नेट का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब आगे देखते हैं। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक ऐसी ज्योमेट्री अज्यूम करनी होगी। ये मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या था, इस डायरेक्शन में था। मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रहा था। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। अब क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस जो मैंने स्क्वायर ले रखा है इसके अंदर से भी निकलेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर के अंदर से भी निकलेगा। अब देखिए ये स्क्वायर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, देखो ये है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री ये बना रहा है, ऐसे ही ये भी 90 डिग्री बनाएगा। तो मैंने जो रखा है ना, ये जो स्क्वायर लिया है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लिया है, वो मैंने आपको बता दिया। परपेंडिकुलर कैसे, डायरेक्शन इधर को थी और आपने रख दिया इसको इस तरह से ऊपर को। अब क्या होगा दोस्तों, इस स्क्वायर के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो बोलते हैं, जो फ्लक्स वगैरह होती है उसको बोलते हैं बेवर में, उसको लेते हैं बेवर में, उसको बोलते हैं फाई। तो कुछ फाई निकल रहा होगा इसमें से। अब इसका कुछ ना कुछ अपना एरिया भी है, तो ये पर्टिकुलर फाई जिस एरिया में से निकला, ये पर्टिकुलर फाई जिस एरिया में से निकला उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी। और फाई को जो मेजर करते हैं, जो फ्लक्स होती है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये लाइंस जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको लेते हैं, इसका यूनिट होता है मेजर करने का बेवर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो बेवर पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की हो गई यूनिट, बेवर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला भी बोल देते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसका एक यूनिट टेस्ला भी होता है और इसका एक यूनिट बेवर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। बेवर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसी को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से मतलब बेवर है ये। और ये हमने तल जो लिया है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल सिंपली, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मुझे इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो तल रखते हैं जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो किस एंगल पर रखते हैं, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इसका ओबीएस जवाब क्या होगा, 90 डिग्री। आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक मात्रक और होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद कर लेना। बेवर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। तो एक टेस्ला जो होता है वो एक बेवर पर मीटर स्क्वायर के होता है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई, इसको मिटा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइंस होती हैं जो दूसरी मैग्नेट की फील्ड लाइन के साथ या तो अट्रैक्शन में करेंगी या फिर रिपल्शन करेंगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइन होती है, अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक पार्टिकल ले आऊं, मैं कोई ऐसा पार्टिकल ले आऊं जिसको मैग्नेट खींचती हो, तो वो इस लाइंस के इन लाइन जो लाइन जा रही हैं इन लाइन के अकॉर्डिंग या तो खींचेगा या इन लाइन के अलोंग ही वो आगे को बढ़ेगा। तो दो बातें हो सकती है, या तो इन लाइंस के अलोंग वो आगे को बढ़ेगा या इन लाइन की तरफ को वो खींचेगा। तो वो इन लाइनों पर ही आता है। ये बड़ा सा पार्टिकल मान लो, तो इन लाइंस की तरफ को या तो आएगा या फिर धक्का खाएगा।
दो बातें होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं यही होती है जो मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया था। ये इस तरह से नॉर्थ से निकल रही है। अगर मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट के नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पर जाकर खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही हैं। तो ये जो है लाइंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू और समझा देता हूँ। इस वाले डायग्राम में देखिएगा, इस वाले डायग्राम में क्या है, ये एक मैग्नेट रखी है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये है अर्थ। तो अर्थ का नॉर्थ पोल तो यहाँ होगा और अर्थ का साउथ पोल यहाँ होगा, लिखा हुआ भी है अर्थ साउथ पोल। तो दोस्तों देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अर्थ के साउथ पोल की तरफ को मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। अर्थ के साउथ पोल की तरफ को मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है और मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ को अर्थ का नॉर्थ पोल होता है ना। अर्थ का नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ यहाँ हुआ। मैग्नेट का नॉर्थ नीचे हुआ, साउथ ऊपर हुआ। ऐसा मान लीजिए कि अगर ऊपर अर्थ का नॉर्थ है तो मैग्नेट का साउथ होगा और अर्थ का साउथ है तो मैग्नेट का नॉर्थ होगा, बस उल्टा। तो इसमें अब मैं इसमें कुछ चीजें और आपको इजीली समझा देता हूँ। पहला आता है चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष क्या होता है, ये आपको एरो दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा सा एरो जो बिल्कुल चुंबक के बिल्कुल बीच में से निकल रहा है, यहां से पास हो रहा है। ये है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। इतना इंपॉर्टेंट ना, बस आप समझ लीजिए। और ये लाइंस जो दिखाई दे रही हैं तो ये है चुंबकीय फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये, चुंबकीय बल रेखाएं ये हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है। और ये जो है, अगर मैं इन फील्ड लाइनों को देखो, इनकी डायरेक्शन है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर जाती हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलता है, साउथ से निकलता है, वो भी नॉर्थ, मतलब यहाँ से निकलता है साउथ से और नॉर्थ पे जाता है, उल्टा निकलता है ना, यहाँ जाता है और इस तरह से चले जाता है अंदर को। तो ये है कुछ इस तरह का कि किस तरह से। अब चुंबकीय बल रेखाएं कौन सी हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं ये हैं। अब मैं एक दूसरी मैग्नेट लेकर आऊं, छोटी मैग्नेट। तो छोटी मैग्नेट अगर मैं यहां रख दूं तो छोटी मैग्नेट अगर यहां रखने पर, अगर ये साउथ है और ये सिरा नॉर्थ है, तो ये जो है मैग्नेट इस तरफ को खींचती हुई आ जाएगी, इस तरफ को खींचती हुई आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ जो है वो साउथ को खींचेगा ना अपनी तरफ को। अपोजिट पोल एक दूसरे को खींचते हैं तो इस तरफ को आ जाएगी, ठीक है। तो वो इस लाइन के एलोंग ही आएगी, उड़ती हुई नहीं आएगी, ऐसे सीधे सीधे नहीं आएगी, वो इन लाइनों के एलोंग ही आएगी। तो ये जिन लाइनों पर चलकर वो आती हैं, इनको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। इसको बाकी को मिटा देता हूं इसमें से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैं अभी आपको यही समझा रहा था, दिशा को अवतरित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब चुंबकीय बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के, अगर चुंबकीय बल रेखा यूं जा रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं, एक टेंजेंट, इस तरह की टेंजेंट थोड़ी गलत खींच गई, ये ऊपर को टच करते हुए जाएगी। टेंजेंट जो खींची है तो ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको बोलते हैं हम बी। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए होती है, ये होती है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और आप अगर 12th लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको तो और ज्यादा, और आप अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए। वीडियो को दोबारा देखकर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए, क्योंकि साइंस तो आनी चाहिए। पहला क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। तो मतलब वही जो भी मैंने आपको बताया था, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर आ जाती हैं, बस यही बात कह रहा है। पहला पॉइंट आपको क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखो, अगर दो बल रेखाएं मतलब कोई भी बल रेखा अगर इस तरह से, तो इसको नहीं काटेगी, ऐसे नहीं काटेगी, ऐसे नहीं काटेगी, है ना। तो ये नहीं काटेगी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर देखो, अगर इस पॉइंट पर अगर बल रेखा दो अगर काटेंगी, है ना, काटेंगी, तो इस पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट खींचूं तो टेंजेंट खींचने से क्या होगा, देखो दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं काट सकती।
अगला, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ प्रबल होता है, यहाँ प्रबल होता है। जो पोल्स होते हैं उन पर प्रबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज्यादा या तो अंदर को आती हैं, एक सिरे पर अंदर को आती हैं और दूसरे सिरे से निकलती हैं, तो यहाँ पर ज्यादा होता है ना। आगे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, ये तो हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में मतलब चुंबकीय क्षेत्र में खिंचाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हल्के से खींचते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से खींचते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में चले जाते हैं, मतलब प्रतिकर्षित हो जाते हैं। तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? अगर इनको मैं चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं अगर मैं इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचेंगे नहीं, है चुंबक इनको चिपकाएगी नहीं, बल्कि चुंबक इनको धक्का दे देगी, थोड़ा सा हल्का सा पुश कर देगी, दूसरी तरफ को विपरीत दिशा में पुश कर देगी। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसलिए बोलते हैं इसको प्रतिचुंबक, मतलब चुंबक के बिल्कुल अपोज करने वाले। तो प्रतिचुंबक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल। ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों, सच में यार ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, ये इसमें से कोई से पदार्थ नहीं चिपकता, आप देख लेना। और पानी, क्वेश्चन जो आएगा वो पानी पर ज्यादा आ सकता है, पानी या फिर सोने पर। पानी कैसा पदार्थ है? चुंबकीय, अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय? तो जवाब है प्रतिचुंबकीय, ये विपरीत दिशा में चला जाता है। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किनको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं ये जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हल्के से खिंचाते हैं, हल्के से खींचते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खींचते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को चले जाते हैं, जिधर को मैग्नेट होती है उस तरफ को खिंचाते हैं, थोड़े से खिंचाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे कि प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसके एग्जाम्पल भी। अब लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये फील्ड की डायरेक्शन में बहुत तेजी से खींचते हैं, जैसे कि लोहा, आयरन बहुत तेजी से खींचता है, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, ये बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खींचते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डोमेन्स किसको बोलते हैं। डोमेन क्या होते हैं दोस्तों? जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन के बारे में एक बार वीडियो बना चुका हूं, चलो देख लेते हैं। तो डोमेन क्या होते हैं? जो हमारे मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल के अंदर एक रीजन होते हैं, रीजन, कुछ क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्र में बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं, और उन एटम्स के जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पर्टिकुलर किसी एक दिशा में होती है, किसी एक दिशा में होती है। इनकी भी किसी एक दिशा में ले लीजिए, इसकी इस तरफ को ले लीजिए, इस रीजन में जो होंगे वो इस दिशा में होंगे, इसको ले लीजिए आप इस दिशा में। तो ये जो है ये अपने अपने इलाके जो है इनके, ये इनको बोलते हैं डोमेन। तो लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ जिनको अभी मैंने बताया फेरोमैग्नेटिक, तो जितने भी परमाणु होते हैं वो एक चुंबक का काम करते हैं, और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। असंख्य परमाणुओं के समूह, तो वो समूह ये भी हो गया, ये भी हो गया, इनको डोमेन कहेंगे। और एक डोमेन में लगभग 10 की घात 18 से 10 की घात 21 तक के परमाणु होते हैं। अब क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकन इन डोमेनों की वजह से होता है। जो लोह चुंबकीय पदार्थ बहुत तेजी से खींचते हैं वो इन डोमेनों की वजह से ही खींचते हैं।
क्यों खींचते हैं भाई? अब जाहिर सी बात है, ये डोमेन जो होते हैं, इनमें डोमेन में सब एक जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने आप में एक चुंबक है, और चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तो बहुत तेजी से खिंचते हो जाएंगे ना। ये तो कॉमन सेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्यूरी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है, और जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। ठीक है, मेरे पास कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है कोई, इसको मैं गर्म करना स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर आप एक मैग्नेट ले लीजिए। तो एक मैग्नेट को आप गर्म करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया आपने, गर्म होनी शुरू हो गई वो। तो क्या होगा, जब आप गर्म करोगे तो उसका धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड खत्म होना शुरू कर देगा। अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड उसका खत्म होना शुरू, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर उसका पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो चुका होगा, मतलब समाप्त हो चुका होगा। तो जिस टेम्परेचर पर उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया वो क्यूरी टेम्परेचर है। वो कैसा टेम्परेचर है? वो है क्यूरी टेम्परेचर। या आप दूसरी भाषा में ये कहें कि जिस टेम्परेचर के नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय है और जिस टेम्परेचर के ऊपर पदार्थ वही पदार्थ अनुचुंबकीय होता है, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जो लोहे के लिए है क्यूरी टेम्परेचर वो है 760 डिग्री सेंटीग्रेड, और निकिल के लिए ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। तो 770 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा कहीं जाकर अनुचुंबकीय पदार्थ में बन जाएगा, मतलब लोह चुंबक का तो इसके अंदर से खत्म हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, और ठंडा करने पर वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएंगे, जो पहली पोजीशन थी उसी में ही आ जाएंगे। अब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्थायी चुंबक किस चीज के बनते हैं? वो बनते हैं सॉफ्ट आयरन के, और जो स्टेबल मैग्नेट बनती है वो बनती है स्टील की, इस्पात की। आगे चलते हैं। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या होता है दोस्तों? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म आप कहीं पर भी अर्थ का, ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म जो है वो अर्थ के बारे में है। अभी तक हम मैग्नेट का पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होते ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैसे कैसा होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप 3 चीजों से पता लगा सकते हो। किसी भी जगह पर आप खड़े हो, वहां पर आपको अगर 3 चीजें पता है तो आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे। पहले क्या होता है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पता होना चाहिए, मतलब दिक्पात का कोण, और आपको एंगल ऑफ डिप पता होना चाहिए, नमन कोण, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आपको वहां का भूचुंबकत्व टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म आपको पता है। अब दिक्कत ये आती है कि दिक्पात कोण क्या है भैया, और एंगल ऑफ डिप क्या है, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये क्या है, ये समझ नहीं आता। तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप बिल्कुल फ्री माइंड रहिएगा, पेन वैन सब कुछ हटा दीजिए, आप बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जो अर्थ होती है ना दोस्तों, अर्थ मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। 1 मिनट डायग्राम पे चलते हैं दोस्तों। ये मैंने इसको अर्थ मान रखा है, ये जो है गोल गोल पूरा ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का साउथ पोल तो बिल्कुल यही है, सही है, और नॉर्थ पोल ये रहा। तो अर्थ का नॉर्थ पोल ये रहा और साउथ पोल ये रहा। ये हालांकि ये तो एक कंपास का डायग्राम है, ये एक कंपास का डायग्राम है। कंपास के हिसाब से ये नॉर्थ लिखा हुआ है, इस पर रेड वाला जो होता है वो नॉर्थ होता है, और इसी के हिसाब से ये साउथ होता है। लेकिन मैं भी आपको जो है, मेरे पास इसमें तीनों में कोई ऐसा डायग्राम नहीं है जो आपको ठीक से बता सके, लेकिन यही आप काफी कुछ आपको क्लियर करा देगा। आप इसको पूरे गोल गोल को जो है आप अर्थ मान लीजिए, और ये जो मैग्नेट का है इसको रियल में तो नॉर्थ पोल है, लेकिन इसको साउथ मान लीजिए। साउथ मानना नहीं है, होगा ही साउथ, और ये आ जाएगा इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है। अभी फिलहाल मैं मिटा दूं। अब तो होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, फ्रीली लटका देते हैं, तो उस मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है, उस मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है। ये मैं आपको बता दूंगा पहले भी, है ना। और जो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है अर्थ के साउथ पोल की तरफ को चला जाता है। ये दोनों फिनोमेना आपको पता है। जब चला जाता है तो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, वो साउथ पोल अर्थ मतलब मैग्नेट का साउथ पोल
और अर्थ के नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर नहीं होता, थोड़ा एंगल पर होता है, थोड़ा एंगल पर होता है। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये रहा और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ये रहा। रियल में तो वैसे साउथ होगा, ये साउथ होगा क्योंकि हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं ना। मैग्नेट रहा ये और ये रहा हमारा ये अर्थ रहा। लेकिन ये दोस्तों कंपास का डायग्राम है, इसलिए इसमें जो है नोटेशन कंपास के हिसाब से दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसको अर्थ एज्यूम करके कर रहा हूं। तो ये ऊपर वाला जो है अगर अर्थ का नॉर्थ पोल है तो ये मैग्नेट का कैसा पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर ही होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं, इस तरह से ओवरलैप नहीं करते हैं, ये किसी न किसी एंगल पर झुके हुए होते हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, मतलब दिक्पात का कोण। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं दिक्पात का कोण। ये हिंदी में हो गया शुद्ध। अब देखिए ये है मेरे पास अर्थ, मेरे पास क्या है ये अर्थ। अभी तो फिलहाल मैंने बिल्कुल मैग्नेट को अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो बिल्कुल मैंने अर्थ की एक्सिस और मेरी मैग्नेट की एक्सिस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। लेकिन अगर मैं ये मैग्नेट को कुछ इस तरह से कर दूं, यही मैग्नेट इस तरह से हो गई, तो इस मैग्नेट की एक्सिस तो हो गई ये, तो ये मैग्नेट की एक्सिस हो गई ये। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। तो मैग्नेट की एक्सिस हो गई ये और ये हो गई अर्थ की एक्सिस। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको मैं अगर थीटा कह दूं तो ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, मतलब डिक्लिनेशन एंगल है, ये है दिक्पात का कोण। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब तो अच्छे समझ आ गया होगा यार, इतनी मेहनत से समझा दिया। ये होने के बाद मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। दिक्पात का कोण हो गया। दूसरा होता है दोस्तों नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप समझने के लिए आपको थोड़ा बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में टीवी चलानी होगी, और टीवी में जैसे मैं बोलता जाऊं आपको देखना होगा, बिल्कुल अपने माइंड में एकदम टीवी चलानी होगी। दोस्तों क्या है, अगर मेरे पास हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, क्या है, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं। अर्थ के ऊपर खड़े होने के बाद अब जो मैग्नेट होती है, पहले आप मैग्नेट देख लीजिए, ये है ना, जो ये अर्थ है ये मैग्नेट है। तो ये बिल्कुल सही डायग्राम है। तो ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, वहां पर अर्थ का नॉर्थ पोल है। सॉरी, जो अर्थ का साउथ पोल है वहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वहां पर साउथ पोल है मैग्नेट का। ठीक है। अब चूंकि ये डायग्राम जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई गई है, ये दिखाई गई है अर्थ की। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बिल्कुल इनके ऊपर ही हमारा क्या होगा, मैग्नेट जाएगा। अगर मैं मैग्नेट को यहां ले जाऊं, यहां पर ले जाऊं, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है। और यहां पर ले जाऊं तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। क्यों होगी ऐसे डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का पाथ ही यही है। तो ऐसे ही होगी, क्योंकि पाथ के अलोंग ही चलेगी ना मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है। यहां जाकर कुछ इस तरह की कंडीशन, यहां जाकर कुछ इस तरह की, और यहां जाकर कुछ इस तरह की। और जब मैं इस मैग्नेट को बिल्कुल नॉर्थ पोल पे ले जाऊंगा तो ये मैग्नेट बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, खड़ी। अगर आपके पास मैग्नेट है और आप नॉर्थ पोल पर खड़े हैं तो मैग्नेट को आप रख दीजिए, बिछा दीजिए। जैसे आप मैग्नेट को जमीन पर बिछाओगे तो जमीन पर बिछने की बजाय जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, अगर आप अर्थ के साउथ पोल पर खड़े हैं तो मैग्नेट का ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल नीचे को हो जाएगा और साउथ पोल हो जाएगा ऊपर को। मतलब जिस तरह से आदमी खड़ा होता है ना, इस तरह से मैग्नेट खड़ी हो जाएगी। ये है पोल्स की कंडीशन। अगर आप साउथ पोल पर हैं, अगर आप अर्थ के साउथ पोल पर हैं, साउथ पोल है कहाँ, नीचे को, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल टिका हुआ होगा नीचे को। अगर आप यहाँ साउथ पोल हैं तो ये मैग्नेट खड़ी हो जाएगी कुछ इस तरह से, इस पर। जहां पर अगर साउथ पोल है तो ये है नॉर्थ पोल मैग्नेट का और ये है साउथ पोल मैग्नेट का। तो बस कुछ इस तरह से है। क्यों है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है किसकी, अर्थ की, वो अंदर को जाती है, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ को अंदर को जाती हैं। तो यहाँ पर खड़ी है ना, देखो बिल्कुल एकदम खड़ी सी है ना। तो इसलिए मैग्नेट भी खड़ी होती है, क्योंकि मैग्नेट तो इन लाइंस के अलोंग ही चलती है ना। तो मैग्नेट भी खड़ी हो जाएगी यहाँ, जब लाइन खड़ी हुई है। तो यहाँ बिछी हुई है, देखो यहाँ बिछी हुई है तो यहाँ बिछ जाती है इस तरह से मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है वो इन पर ही चलती है। अब दोस्तों आपने इतना सब कुछ टीवी में एज्यूम कर लिया अपनी,
अब क्या होगा, अगर आप साउथ पोल पर हैं तो खड़ी है, और आप धीरे धीरे इस साइड में आ रहे हैं तो देखो बिछती चली जा रही है, धीरे धीरे बिछती चली जा रही है। जैसे ही आप इक्वेटर के सामने होंगे बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल होगी, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देखो फिर से खड़ी हो रही स्टार्ट हो गई, लास्ट में आ गई ये खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखो हॉरिजॉन्टल, अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊं इस मैग्नेट के लिए तो हॉरिजॉन्टल ये रहा, इस मैग्नेट के लिए हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो ये रहा। पहले मैं इसको सबको रफ कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। इसको जूम करके आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। इसको जूम कर लेते हैं, देख लीजिए इसको जूम कर दिया गया है। अब मैं क्या है, देखो अर्थ की एक्सिस तो ये है, तो इसके पैरेलल लाइन खींचूंगा, पैरेलल मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये निकल के आएगी इस तरह से। इस मैग्नेट के सामने लेके आऊं तो इस तरह से, इसके सामने को लेकर आऊं तो कुछ इस तरह से, मतलब पैरेलल में आएगी। और इसके लिए लेकर आऊं तो कुछ इस तरह से, और इसके लिए लेकर आऊं तो कुछ इस तरह से। तो ये सब कुछ है, देखो है ना, ये जो है मैंने एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद मैंने क्या देखा, तो देखो अब मैग्नेट की एक्सिस तो ये गई, इस वाली मैग्नेट की एक्सिस ये गई, और इस वाली मैग्नेट की एक्सिस भी इसके पैरेलल ही होगी, और इस वाली मैग्नेट की एक्सिस गई ये, इस वाली मैग्नेट की एक्सिस गई ये। तो सबकी अपनी अपनी अक्ष है। अब मेरे दोस्तों बस मुझे ये बता दो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेट की एक्सिस कुछ कोण बना रही है, और यहाँ पर भी कुछ कोण बना रही है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर तो 0 डिग्री कोण है क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर कुछ कोण बना रही है, और यहाँ पर भी कुछ कोण बना रही है। लेकिन दोस्तों ये कोण अलग अलग हैं, इनको मैं इसलिए अलग अलग नाम दूं, यहाँ गामा कह दो, यहाँ थीटा डैश कह दो, यहाँ थीटा जो भी कह रखा है। तो ये कोण अलग अलग हैं, तो हर लोकेशन के लिए डीप एंगल अलग अलग होता है। ये मैंने यहाँ से आपको प्रूफ कर दिया है ना। अगर आप इस लोकेशन पर हैं, इस लोकेशन पर हैं, तो आपको यहाँ कुछ और ही एंगल दिखाई दे रहा है, और आप अगर इस लोकेशन पर हैं तो आपको बिल्कुल 0 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है। और आप पोल्स पर हैं तो आपको बिल्कुल मैग्नेट खड़ी हुई होगी ना, पोल्स पर मैग्नेट खड़ी हुई होगी, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। और अगर इक्वेटर पर होगी तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बस यही है इसके अंदर। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों ये है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का कोई रोल नहीं है इतना, बस ये वर्टिकल बना दिया है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है मैग्नेट। तो किसी क्षण मैग्नेट की स्थिति ये है, तो मैग्नेट का अक्ष जो है थीटा डिग्री का कोण बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का। तो ये एंगल जो है ये, जहां पर अर्थ की अक्ष, अर्थ का हॉरिजॉन्टल अक्ष और मैग्नेट के अक्ष के बीच का कोण होता है ये। मैग्नेट का अक्ष कुछ डिग्री पर झुका हुआ है, मैग्नेट झुकी हुई है ना कुछ डिग्री पर, तो यही है हमारा एंगल ऑफ डिप, मतलब नमन कोण। दोस्तों नमन कोण आप समझ में आ गया होगा। देखो नमन कोण यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, और सामने इक्वेटर के बिल्कुल सामने बिल्कुल 0 है, और यहाँ पर कुछ और है। तो ये नमन कोण होता है क्या, नमन कोण अब बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए। नमन कोण जो होता है वो अर्थ की जो मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अर्थ की हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मैग्नेट की एक्सिस के जो बीच कोण बनता है ना, वो नमन कोण है। इतनी सारी जो मैं देखो नमन कोण का कोई आपको कोई पूछेगा नहीं नमन कोण कहाँ इत्तेफाक है अगर आ जाए तो, लेकिन मेरा मकसद था आपको अच्छे से समझाना, और वो मैंने समझाने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तो दोस्तों ये नमन कोण है। तो हर कंडीशन में नमन कोण अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए अर्थ के नॉर्थ पोल पर या फिर साउथ पोल पर नमन कोण की वैल्यू कितनी होती है। तो नमन कोण कितना हो जाएगा, नमन कोण हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि जब आप पोल्स पर पहुंच जाओगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन पोर्थ पे ये तो परपेंडिकुलर रहेगा। जो बल रेखाएं आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। तो ये मैग्नेट पे धीरे 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 शिफ्ट होती हुई इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी, जिसका ये सिरा कुछ और ये सिरा कुछ और। अगर ये साउथ है अर्थ का तो मैग्नेट का नॉर्थ ये रहा। तो देखो 90 डिग्री हो गए ना हॉरिजॉन्टल के साथ, अब 90 डिग्री, इसलिए पोल्स पर 90 डिग्री होता है और इक्वेटर के सामने 0 डिग्री होता है। इतनी मेहनत से समझा दिया। यहां से मैंने आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बता दिया था। और दोस्तों इस डायग्राम में मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कुछ इस तरह से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ को जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ को जाता है। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वह फील्ड जहां पर कोई दूसरी मैग्नेट अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को फील करती है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, बहुत घनी घनी है,
यहाँ पर दूर दूर हैं। तो जहां पर घनी घनी होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ध्रुवों पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है किसी मैग्नेट का। इससे मैंने आपको समझाया था एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो कि चुंबक के और अर्थ, जब चुंबक को सस्पेंड करोगे आप, लटका दोगे, तो वो जो रुकेगी जिस डायरेक्शन में आकर रुकेगी, तो एक्चुअल में जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उस पर मैग्नेट का साउथ पोल नहीं जाता है, उस डायरेक्शन में नहीं जाता, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा हटा हुआ रहता है। तो इसलिए वो हटा हुआ एंगल जो है, जिस एंगल से वो हटा हुआ रहता है, वही है आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब दिक्पात का कोण। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं हिंदी में। दिक्पात का कोण क्या होता है? किसी स्थान पर भौगोलिक यामी उत्तर तथा चुंबकीय यामी उत्तर के बीच, मतलब अर्थ ये है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, अर्थ का नॉर्थ ये मान लो, साउथ ये मान लो, और ये आ गई आपकी मैग्नेट, मैग्नेट का साउथ ये रहा, नॉर्थ ये रहा मैग्नेट के। तो ये एंगल जो बनेगा ये है आपका दिक्पात का कोण। और नमन कोण क्या है? नमन कोण है किसी भी पोजीशन पर, जब मैग्नेट जो है किसी भी पोजीशन पर मैग्नेट की अक्ष अर्थ की हॉरिजॉन्टल अक्ष के साथ, अगर मैग्नेट ये रही, इसकी अक्ष जो है कोई डिग्री बनाती है, कोई एंगल बनाती है, उसको कहते हैं नमन कोण। और इसकी जो है विषुवत रेखा पर ये 0 डिग्री होता है नमन कोण, जबकि पोल्स पर जो होता वो 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक कौन कौन से होते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक कैसे होते हैं। ये तो आ गई एक लाइन, ये आ गई एक लाइन, ये आ गई। चुंबकीय क्षेत्र होता है ये, तो इसका क्षैतिज घटक हो गया ये, जहां से एंगल बन रहा है थीटा, और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा बी कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? बी कोस थीटा। अब बी कोस थीटा कैसा है? जो आरएड के स्टूडेंट है उनके समझ में नहीं आएगा बी कोस थीटा कहां से आ गया, तो मैं आपको बता देता हूं। जिस एंगल से ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है ना, हॉरिजॉन्टल से बनाना है एंगल थीटा, तो बस बी को जो है इस एंगल पर जो ले लो, इस एंगल पर ले लो। बी है, बी कहाँ है? ये रहा। और थीटा जो बना रहा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा, तो जो हॉरिजॉन्टल पर एंगल आएगा वो आएगा बी कोस थीटा, और ये वर्टिकल है तो वर्टिकल पर जो आएगा वो आएगा बी साइन थीटा। तो ये था कुछ मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपोनेंट है। अब इसमें कुछ वैल्यू होती है। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु उसका मान लगभग 0.4 गॉस। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एक यूनिट गॉस भी होता है, या फिर ये कहें 0.4 10⁻⁴ टेस्ला। अब देखो 0.4 तो सेम है, 0.4 बस यूनिट चेंज हो गई, यहाँ गॉस था यहाँ टेस्ला था। तो एक गॉस जो होता है, एक GAUSS, एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। टेस्ला दिखाते हैं कैपिटल T से, ठीक है। एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ये यूनिट कन्वर्जन में काम आता है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमने पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया इस चैप्टर का। अगर कहीं अब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वरना वीडियो में मैंने इतना एक्सप्लेन करके बताया है कि आपको 101% समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप थम्स अप कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आप नए हमारे इस चैनल पर आए हैं तो जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आप हिट कर दीजिए, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा, सब्सक्राइब करने की कोई कॉस्ट, कोई पैसा नहीं जाएगा आपका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस सब्सक्राइब करने से एक फायदा होता है, जैसे ही मैं अपनी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। उसके बराबर में एक घंटी होती है, घंटी मतलब नोटिफिकेशन बेल होती है, आप उसको हिट कर दें, क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो घंटी ऑन हो जाएगी। जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।